हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कल हम लोगों ने बिहार दरोगा एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके पहले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग उसके दूसरे चैप्टर को देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान के अनुच्छेद 263 में इसका वर्णन किया गया है और यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। जून 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मूल अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है। तो आइए देखते हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन जो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार सम का प्रतिषेध। तो अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, तो अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, अनुच्छेद 43 यानी 43 में इसका वर्णन किया गया है और 43 आप सभी जानते हैं 36 से 51 के बीच में आएगा, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है। ऑप्शन डी है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, तो अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार राइट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है। तीसरा है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है और जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, तो मंत्रिपरिषद का गठन जो है वो 15% से अधिक नहीं होगा। वही विधानसभा में भी फॉलो किया जाता है। जो विधानसभा के कुल सदस्य हैं और जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा वो भी 15% से अधिक नहीं होगा। चौथा है, निम्न में से कौन सा जो है वो गृह विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीमा प्रबंधन विभाग यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, जबकि विधि कार्य यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। पांचवा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो अनुच्छेद 361 में इस बात को वर्णित किया गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं और उनको जो शक्तियां मिली है उन शक्तियों को लेकर के आप किसी न्यायालय में उनको जवाबदेही नहीं ठहरा सकते हैं। अनुच्छेद 71 के बारे में जान लेते हैं। तो यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को देखता है। 143 अनुच्छेद जो है यह राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि आप चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 257 जो है ये केंद्र सरकार को कुछ दशाओं में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। छठा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और इस संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि वोटिंग की आयु जो है 21 वर्ष न होकर अब 18 वर्ष की जाएगी। चलिए 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? तो अगर कोई विपक्ष के द्वारा उस मंत्रालय के मंत्री से कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर उसे तुरंत चाहिए तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। 8वां है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित की गई है? तो लोकसभा में जो है 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी इस प्रकार कुल 131 सीटें जो हैं
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 9वां है विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो अगर विधानसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करना हो तो इसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, और अगर लोकसभा में पेश करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। 10वां है उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो, उसके लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण जो है वो 35 वर्ष ही किया गया है। इसके अलावे उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भारत की नागरिकता आवश्यक है, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। वही कंडीशन राष्ट्रपति के लिए भी है, लेकिन उनके लिए है कि वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार के लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। अगला है मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो अप्रैल 2007 में मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इसकी समीक्षा करने के लिए, और 2010 में 3 साल के बाद जो है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अगला है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर की धारा नहीं है। तो जो क्यूरोसियो की धारा है यह प्रशांत महासागर की एक गर्म जल धारा है। आते हैं ऑप्शन ए भी देख लेते हैं। कनारी धारा, तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया की जो धारा है यह प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है, और जो फोकलैंड की धारा है यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। जबकि क्यूरोसियो क्या है, क्यूरोसियो जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। चलिए आगे आते हैं, 13वें प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्न में से क्या हो सकती है। तो पूर्ववर्ती नदियां जो हैं उन नदियों को कहा जाता है जो हिमालय के बनने से पहले ही वह एग्जिस्ट करती थी, अस्तित्व में थी। तो ऑप्शन को अगर देखा जाए तो आपको ऑप्शन यहाँ पे बी दिख रहा है, या वही बात करें कि जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान थी उनको ही क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोफाइट यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु की वनस्पति है। जीरोफाइट जो है यह उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। क्रायोफाइट जो है ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति है। 15वां है, निम्न में से कौन सा एक जो है लैंड लॉक्ड देश नहीं है। तो लैंड लॉक्ड देश उन देश को कहते हैं जिसकी बाउंड्री जो है किसी भी प्रकार से तटीय नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ से देश से ही लॉक्ड होनी चाहिए। तो कोलंबिया जो है यह लैंड लॉक्ड देश नहीं है, यूएस का एक स्टेट है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को यह इसके बाउंड्री जो है वो टच करती है। 16वां प्रश्न है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच एग्जिस्ट करता है। 17वां प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, इसे क्या कहा जाता है। तो जब नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलने लगती है और इस टेढ़े मेढ़ी आकृति को विसर्प कहा जाता है। चलिए 18वां प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, और कंचनजंगा जो है सिक्किम है, आप सभी लोग जानते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा जो है एक जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो जायद फसल वैसे फसल है जो मार्च में बो दिए जाते हैं और जून में काट लिए जाते हैं। खीरा, ककड़ी और तरबूज ये सारे जो है ये जायद फसल के ही उदाहरण हैं, लेकिन पटसन जो है ये जायद फसल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। तो कवास गुजरात में है, यह सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम
तमिलनाडु में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। तलचर यह उड़ीसा में है। तो कवास कहाँ है? गुजरात है। ये ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न है चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं? तो चंगथंगी और गंजम यह बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। इसके अलावा जमुनापारी, सिरोही जो है यह भी बकरी की ही नस्ल के अंतर्गत आते हैं। 22वां प्रश्न है अपातनी कहाँ की मुख्य जनजातीय समूह है? तो अपातनी जो है यह अरुणाचल प्रदेश के जो जाइरोक वैली है घाटी है, वहीं की यह जनजातीय समूह है। कौन? अपातानी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पे एक समान होता है। तो -40 डिग्री का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट पे और सेल्सियस दोनों पे एक समान ही आका जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए रेडियो वेव्स यानी रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल में भी रेडियो वेव्स ही पाए जाते हैं। चलिए किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा, बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति को आरोही क्रम में सजाना है। तो इनको आरोही क्रम में अगर सजाइएगा तो सबसे कम वेदन शक्ति जो पावर जो है वो अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का और उसके बाद गामा का होता है। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो गामा किरण है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न जो है अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो वैसे विजुअल स्पेक्ट्रम जिसे हम आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य स्पेक्ट्रम तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो 3900 एंगस्ट्रम से लेके 7800 एंगस्ट्रम का जो वेव लेंथ है तरंग दैर्घ्य है इसे हम आंखों से देख सकते हैं और इसे दृश्य स्पेक्ट्रम वेवलेंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकीय घटना के कारण जो है लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी समयावधि जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि टी बराबर होता है √L/G और जी का मान जो है हमेशा चेंज होते रहता है। तो चंद्रमा पे जाइएगा तो वहाँ पे जी का मान क्या होता है? घट जाता है, 1/6 हो जाता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस प्रकार जो है टाइम और पीरियड जो है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां है यदि तांबे के तार को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल की ही भी इकाई होती है? तो दाब की जो इकाई होती है वही इकाई प्रतिबल की होती है। तो प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर और दाब की भी क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोनों की इकाई क्या है? सेम है। अगला है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 17 है और द्रव्यमान जो है एटॉमिक मास 36 है। तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 36 में से 17 को घटा देंगे 19 जो है न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो हाइड्रोजन परमाणु एटम जो है अगर इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो उसके पास जो है एक प्रोटॉन बच जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है मुद्रणालय में प्रयुक्त जो धातु है वह किस एलॉय का होता है? तो इसमें जो है सीसा और एंटुमनी एलॉय का जो है सीसा और एंटुमनी एलॉय प्रयोग किया जाता है। 35वां सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट सामान्यतः जो है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। 36वां है निम्न में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान जो है वो सर्वाधिक होता है?
तो जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा निम्न में से सबसे अधिक होता है। 37वां प्रश्न है, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो अल्कोहल और जल के मिश्रण को अगर अलग करना हो तो इसके लिए आसवन विधि को फॉलो किया जाता है। 38वां प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन से किस चीज़ का निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से यानी इन्वर्टेज एंजाइम की उपलब्धता से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होता है। 39वें प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न है, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए फोम जो है, फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है जो आग पेट्रोलियम से लगी हो। अगला आपको मिलान करना है। कॉपर सल्फेट है, पेनिसिलिन है, यूरिया है और मेलेथायन है। तो कॉपर सल्फेट जो है यह फंगस नाशी का काम करता है। पेनिसिलिन जो है यह प्रतिजैविक का काम करता है। यूरिया जो है उर्वरक का काम करता है और मेलेथायन यह जो है एक कीटनाशक का काम करता है। यानी ए का 3 और बी का 4 ये मैच कर रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो जो मनुष्य का पिछला भाग है, इस पिछले भाग से हमने बिटर टेस्ट यानी कड़वाहट की संवेदना प्राप्त होती है, जबकि जो अगला भाग है, इस अगले भाग से हमें अग्रभाग से मीठे का अनुभव होता है। 42वां प्रश्न, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो है हमारे लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। अगला है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो अगर मांसाहारी भोजन का कोई सेवन करता है तो उसे विटामिन सी की प्राप्ति नहीं होती है। अगला है, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है? तो यह एंजाइम क्या है? रेनिन, जो दूध से दही में स्कंदित करने का काम करता है। 45वां प्रश्न, निम्न में से किसका हृदय जो है वह सीरा युक्त होता है? तो मछली यानी का जो हृदय है वह सीरा युक्त होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें जो है ब्लड में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस है? विसरण प्रोसेस या डिफ्यूजन का प्रोसेस चलता है। 47वां प्रश्न है, गुणसूत्र जो है किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 48वां है, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? तो कंजली झील जो है यह पंजाब राज्य में स्थित है, जिसे रामसर साइट का भी दर्जा प्राप्त हो चुका है। अगला है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 1974 में बनाया गया था, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण एक्ट। अगला है, द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो मांसाहारी जो होते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। शाकाहारी जो होते हैं इनको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है और सर्वाहारी को तृतीय उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो है वो आपको मैच कराना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इधर आर्द्र भूमि है और बताना है कौन कौन सी जो आर्द्र भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे चिल्का झील है, केवलादेव है, भीतरकणिका है और ऊपरी गंगा है। तो यहाँ चारों के चारों जो है वो रामसर साइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला है 52वां, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। अगला है, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। यह इसका संबंध किसके नियम से है? तो इसका संबंध जो है ग्रेसम के नियम से है। 54वां, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो हृदय का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसके तहत जो है 2015 में शुरुआत की गई थी और जो विरासत जो स्थल हैं
उन विरासत स्थल को डेवलपमेंट करने का काम किया जाता है। इसके तहत 12 शहरों का चयन किया गया है, जिसमें से भारत का जो है बिहार का जो है वो गया शहर चूज किया गया है। 55वां, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और उस समय भारत में जो है छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1980 से 1985 के बीच है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई और मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला है आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आईपीसी जो है यह मैक्सिको का स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है। ठीक है, 97वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिक्री कर यह भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और सेवा कर यह भी अप्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। बाकी निगम कर और ब्याज कर ये जो है डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो सी राजगोपालाचारी ये स्वराज दल के नेता नहीं थे। बाकी तीनों जो है स्वराज दल के नेता ही थे, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास और विठल भाई पटेल। 59वां प्रश्न, किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डीके कर्वे के प्रयास से जो है मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है विभिन्न घटनाक्रम को दिया गया है, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह और सिपाही विद्रोह। तो समय के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह और फिर है दक्कन विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में किया गया था। सिपाही विद्रोह जिसे 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, नील विद्रोह 1860 में हुआ था और दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। अगला है औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई, उसके बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा जिसका नाम था मुअज्जम और उसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी को संभाला था। अगला है एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए भी संभव हो पाया। 1922 के पहले इसका आयोजन केवल लंदन में किया जाता था और 1922 से इसका आयोजन भारत में भी संभव हो गया। अगला है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चनहुद्रो जो है यह सिंधु नगर का एकमात्र ऐसा नगर था जिसकी दुर्ग नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो जितने भी रचना है ये राजशेखर की है। यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, लेकिन होगा ऑल ऑफ एबव, सभी होगा। तीनों के तीनों जो है यह राजशेखर की ही रचना है। कर्पूर मंजरी, हरविलास और बाल रामायण। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 65वां प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1897 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेलूर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। अगला है गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? तो जो कराची अधिवेशन किया गया था 1931 में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और इसी में मौलिक अधिकारों की प्रथम बार मांग भी की गई थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा यह कहा गया कि गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए आगे आते हैं। निम्न प्रश्नों का सही मिलान करना है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा और इंडियन सोसाइटी।
तो एक का 4 हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का जो है 1866 में। उसके बाद बी का तीसरा हो जाएगा, यानी मद्रास महाजन सभा का 1884 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा, यानी सी का 1 हो जाएगा, और डी का यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। चलिए आगे आते हैं। अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो अकबर के द्वारा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी गई थी। 71वां प्रश्न, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण के लिए हरित पथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। 72वां प्रश्न, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। 73वें प्रश्न पे आते हैं। 73वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है पीके मिश्रा को दिया गया है। 74वां है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमेक्स 2020 संपन्न हुआ? तो जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला जो भारत का पहला राज्य था यह है हरियाणा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 76वां, किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम की जो डल्ले खुरसानी मिर्च है इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सबसे पहले भारत में जो है दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। 77वां प्रश्न, बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? तो भानु अथैया प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी बॉलीवुड की, जिनका हाल ही में 2-3 महीना पहले जो है वो निधन हो गया। हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऐश्वर्या श्रीधर को 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला भारत का राज्य है। 80 है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो है नोवाक जोकोविच इसके पुरुष एकल के विजेता हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेक्युलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो नासा ने नोकिया के साथ समझौता किया है चंद्रमा पर पहला सेक्युलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए। अगला है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें प्रदान की हैं? तो भारत ने 2 अक्टूबर को नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें जो है वो प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां वार्षिक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था और इसका थीम रखा गया था स्टेक होल्डर्स फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल जो है 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो हाल ही में हामिद बकायोको को आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और इसकी राजधानी है यामो सकोक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पे था। तो सिंगापुर जो है मानव पूंजी सूचकांक 2020 में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ था। यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 91वां प्रश्न, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक जो है बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 11वें जो सूचना आयुक्त बनाए गए हैं यशवर्धन सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से जो है मिलान करना है। एक बाएं तरफ राज्य है और दाहिने तरफ जो है राज्यपाल के नाम दिए गए हैं। तो सिक्किम, गंगा प्रसाद, मेघालय और ये यहाँ पे है निम्न प्रश्नों का सही किसका मिलान जो सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा नजमा हेपतुल्ला दिया है। तो त्रिपुरा के जो है नजमा हेपतुल्ला नहीं बल्कि रमेश वैश्य हैं। बाकी जो तीनों मिलान जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया था। तो इसका थीम रखा गया था कीप सॉइल एलाइव प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी और यह प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भूटान के साथ समझौता किया है। अगला है वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन भारत का कौन सा है। तो यह है पश्चिम बंगाल का मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था और दूसरा जो है वो 1998 में किया गया था ऑपरेशन शक्ति के नाम से। तो 97 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मई 1974। अगला है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कौन सा देश जो है शामिल नहीं है। तो इसमें मालदीव जो है वो शामिल नहीं है। बाकी इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है। ठीक है, वर्तमान में इसके 10 देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार, लेकिन मालदीव इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है। इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।